और कोई डाउट? अपना लास्ट लेक्चर था, उसमें किसी को कोई डाउट? फैसल, प्रेक्षा को डाउट बेटा? कोई भी दिक्कत? चलो आगे स्टार्ट करें। सॉरी, चलो आवाज आ रही है बेटा? अपना जो चैप्टर का बेटा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत है बताओ बेटा, आगे बात स्टार्ट करें। यहां तक ठीक है? फटाफट। प्रेक्षा, फैसल कहां चले गए? जल्दी रिप्लाई करो बेटा, आगे बढ़े फिर। क्या आवाज आ रही है क्या? आवाज तो सही आ रही है? जतिन आवाज आ रही है? ठीक, चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अपने लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, चेक करो आवाज आ रही है क्या? अरे आवाज तो आ रही है ना प्रेक्षा, फैसल? आवाज तो आ रही है बेटा? यस सर, ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर में कोई दिक्कत? अभी और बताओ, कोई दिक्कत है बता सकते हो? ठीक है बेटा, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अपना जो आज का लेक्चर है बेटा सॉलिड स्टेट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, ये इस चैप्टर की बैकबोन है बेटा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप कर ही नहीं सकते। कैसे करना है, क्या करना है, तो ये ध्यान रखना बेटा, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं बेटा। यूनिट सेल, किसके बारे में बात करते हैं? यूनिट सेल। हिंदी में इसे कई सारे वर्ड्स में बोला जाता है, लेकिन अपने इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड होता है बेटा, यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल नाम से पता चल रहा है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर की एक यूनिट। ओके, एक सिंगल पार्ट। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? एक सिंगल पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अपन जैसे मान लो ह्यूमन, प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहते हैं? अपनी जो कंप्लीट बॉडी होती है, अपनी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो अपन क्या कहते हैं बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? सेल होता है। अरे होता है नहीं होता? अरे अपनी बॉडी का जो सबसे स्मॉल पार्ट अपन क्या बोलते हैं? सेल होता है। कई सारी सेल मिलकर क्या करती है बेटा? टिश्यू बनाती है। क्लियर? कई सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बेटा। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कई सारी मिलियंस बिलियंस सेल्स मिलकर क्या करती है? कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही इसका मतलब जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा, ये तो अपन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की अपन ने कहा उनके लिए सेल वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अपन सॉलिड स्टेट में सॉलिड के बारे में बात करते हैं। चाहे कोई बेंच हो, चाहे कोई वॉल हो, कोई स्टोन पार्टिकल हो, मार्कर हो, टेबल हो, कुछ भी हो बेटा, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग है। इनके रेस्पेक्ट में बात करें तो उनकी कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा उसे बोला जाएगा यूनिट सेल। आ गया समझ में? क्लियर? इसका मतलब क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम मेनी टाइम रिपीटेशन ऑफ विच कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड एज ए यूनिट सेल। यानी किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉल पार्ट है जिसको मेनी टाइम यानी बार बार रिपीट करने पर कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उस छोटे से पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे बेटा। ओके, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने अपने सेल वाली बात की है, वैसे ही एक सिंपल एग्जांपल नॉन लिविंग के लेके देखें तो अपन क्या कहेंगे? ए सिंगल ब्रिक ऑफ ए वॉल। ओके, एक वॉल है बेटा, बिल्डिंग है, उसकी जैसे सिंगल ब्रिक, एक अकेली ईंट की अपन बात करें, ईंट समझते हो ना? ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा? कोई वॉल है, उसके एक सिंगल ब्रिक की बात करें, अकेली ईंट की बात करें, तो हमें पता है कई सारी ब्रिक्स को अपन एक दूसरे के साथ अरेंज करते जाए तो ये बता पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता नहीं होता? पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या करेंगे? एक जो सिंगल ब्रिक है उसको अपन यूनिट सेल मान सकते हैं और पूरी वॉल और बिल्डिंग को कंप्लीट स्ट्रक्चर मान सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? ये तो अपने बात की यूनिट सेल की। क्लियर है? ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट आता है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस। यानी यूनिट सेल क्या होती है? सबस्टांस की सभी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? क्यों? बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों? तो एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली अपन जो भी स्टडी करते हैं बेटा तो क्या करेंगे? जो भी स्टडी करते हैं उसमें कभी भी कंप्लीट स्टडी या मतलब टोटल एरिया या जो भी है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए रिजल्ट कभी नहीं आता। कैसे? जैसे अपन बायो में पढ़ते हैं बेटा
इस फॉरेस्ट में इतने प्लांट होते हैं, इतने एनिमल होते हैं, ये स्पीसीज इतनी होती है, को रियल में काउंट करने बैठता है क्या? नहीं बेटा। 1000 किलोमीटर तक मान लो फॉरेस्ट फैले हुए होते हैं बेटा, मोर देन 1000 किलोमीटर, तो इतने सारे एरिया में कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक आइडिया होता है, मैथमेटिक्स होती है, चूंकि यू की लगा के। कैसे बेटा? सपोज करो जैसे मान लो 5 किलोमीटर का एरिया किसी ने फिक्स कर लिया कि 5 किलोमीटर के एरिया में ये स्पीसीज का नंबर इतना है, इस स्पीसीज का नंबर, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये इतना, ये इतना, ये इतना। इसका मतलब 5 किलोमीटर में इतने नंबर में है ये स्पीसीज, तो टोटल मान लो सपोज करो जैसे 10,000 किलोमीटर मान लो पूरा एरिया कवर है बेटा, तो क्या होगा 5000 में मान लो इतना है, 10,000 में कितना होगा, या इतने 1000 या 5 किलोमीटर में इतना, तो टोटल एरिया में इन प्लांट या एनिमल की स्पीसीज का नंबर इतना हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा एरिया फिक्स किया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है। आगे समझ में? अपने ह्यूमन बॉडी की अपन बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे किसी का ब्लड टेस्ट हमें करना है बेटा, किसी का ब्लड टेस्ट करना है तो ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो किसी का ब्लड टेस्ट करना होता है तो उसे निचोकर उसका पूरा ब्लड निकाल लेते हैं क्या? नहीं बेटा। हमें पता है पूरे बॉडी में से क्या करते हैं, बस टोटल ब्लड का कुछ पार्ट क्या लेते हैं, सिरिंज के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेते हैं ब्लड का, और उसी का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं बेटा। ओके, यानी उसमें जो जो क्या आएगा डिजीज, जो भी प्रॉब्लम्स है बेटा, ठीक है, यानी पूरे ब्लड के रेस्पेक्ट में सेम रिजल्ट वही आएगा। यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो कंप्लीट के चक्रों में टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करके उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, फिक्स करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमें बोला जाए ये वॉल कैसी है, किन से मिलकर बनी होती है, ये इंटरनली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, अपन क्या करेंगे, एक तरीका अपने पास ये पूरी वॉल को ब्रेक कर करके देख रहे हैं, हथौड़े से तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसके एक छोटा सा पार्ट लिया, एक सिंगल ईंट ले ली, ब्रिक ले ली बेटा, क्लियर, अकेले ईंट ले ली, उस सिंगल ब्रिक की अपन स्टडी कर सकते हैं कि ये कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, हार्ड होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। तो जो रिजल्ट एक सिंगल ब्रिक का आएगा, अकेले ईंट का आएगा, पूरी वॉल का वैसा का वैसा रिजल्ट होगा, नहीं होगा? होगा बेटा, क्लियर। तो ध्यान रखना, यूनिट सेल रिप्रेजेंट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। क्लियर। यूनिट सेल क्या करती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सभी क्या करती है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो जो सबस्टेंस में होते हैं यूनिट सेल में सब कुछ वो होगा। आ गया समझ में? तो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी को ही सबस्टेंस की प्रॉपर्टी मेजर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर। पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी ना करके टाइम और एनर्जी बचाने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसे अपन यूनिट सेल बोलते हैं, उसी की स्टडी की जाती है। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब क्या कहेंगे, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेनली क्या होती है बेटा, मेनली 6 मेजरमेंट यानी 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 6 पैरामीटर कौन से? 3 तो एक्सिस होती है ABC, और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्योंकि 3 एक्सिस 3 एंगल है, उससे हमारे पास एक कॉर्नर बन जाएगा। एक कॉर्नर में आप देखते हो बेटा इस टाइप से, जैसे मान लो ये कॉर्नर है तो इसमें 3 एक्सिस काम में आ गई, नहीं आ गई, ये A, ये B और ये C, 3 एक्सिस हो गई और एंगल भी 3 हो गए। क्या इन दोनों के बीच में एंगल हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। यस और नो? तो 3 एक्सिस 3 एंगल से एक कॉर्नर बनता है, तो पूरी ऐसे करते करते जितने कॉर्नर है, हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। समझ में आ गया है? क्लियर है? ठीक है बेटा। लिखो बेटा ये 2-3 स्टेटमेंट लिखो, फिर आगे बात करते हैं। लिखो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर the smallest part of a crystal structure, the smallest part of a crystal structure from many time repetition of which, from many time repetition of which, from many time repetition of which, from many time repetition of which complete crystal structure is obtained, from many time repetition of which complete crystal structure is obtained, complete crystal structure is obtained, complete crystal structure is obtained, complete crystal structure is obtained। चलिए बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो।
एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ए सिंगल ब्रिक ऑफ ए वॉल, ए सिंगल ब्रिक ऑफ ए वॉल, ए सिंगल ब्रिक ऑफ ए वॉल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, यूनिट सेल, यूनिट सेल इज रिप्रेजेंट, unit cell is represent, unit cell is represent, unit cell is represent the all property of a crystal structure, unit cell is represent all properties of a crystal structure, unit cell is represent all properties of a crystal structure. So the property of unit cell, so the property of unit cell is considered, so the property of unit cell is considered as property of substance. So the property of unit cell is considered as property of substance. So the property of unit cell is considered as property of substance. प्रेक्षक कोई स्टेटमेंट बेटा रिपीट करना हो बता देना, एक साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ये ध्यान रखना, अब आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, देखो टोटल 6 पैरामीटर्स, टोटल 6 पैरामीटर्स, टोटल 6 पैरामीटर्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो 3 एक्सिस ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एंड 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा लिख लिए, ब्रैकेट बंद करो। टोटल 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट सेल। टोटल 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन यूनिट सेल। टोटल 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन यूनिट सेल। फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन यूनिट सेल, आ गया समझ में। एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, टोटल 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, देखो यूनिट सेल क्या होती है, कैसे होती है, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना बेटा, ये तो बेसिक सी बात है, यूनिट सेल होती क्या है, ओके। अब उसमें कौन कौन से नाम बार बार हमारे यूज होंगे, कैसे करना है, अच्छे से समझते जाना बच्चों। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट सेल बना रहा हूँ, अच्छे से समझना आपको। देखो बेटा कैसे करना है, देखो एक यूनिट सेल बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारे काम आएगी ये हमें ध्यान रखना है बेटा। मेरे साथ साथ डायग्राम बना सकते हो बेटा, फिर एक एक चीज को अपन समझेंगे, साथ साथ डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने यूनिट सेल की बात की, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये कैसी यूनिट सेल होगी। बच्चों देखो यूनिट सेल कुछ नहीं बोले तो हम यूनिट सेल की स्टडी कैसे करते हैं, क्यूब की फॉर्म में स्टडी करते हैं, क्योंकि क्यूबिकल यूनिट सेल होती है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये कैसे क्यूब है, ये तो लग ही नहीं रहा क्यूब, क्यूब इसलिए नहीं लग रहा बच्चों, हमने इसको क्या किया, क्रॉस में रखा है, सेल्फी मोड पे रखा है बेटा, ओके। कैसे, जैसे मान लो ये बॉक्स है बेटा, समझने के लिए अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इस बॉक्स को अपन सीधा रख दे, ऐसे स्ट्रेट रख दे जैसे कैमरे के सामने, तो हमें पता है सिर्फ सामने वाला फेस दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, सामने वाला फेस दिखाई देगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा इसको हम क्रॉस रख दे सेल्फी मोड पे, तो आप देख सकते हो बेटा ऐसे अगर हम रखे तो क्या होगा बेटा, देखो ये वाला फेस दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई देगा, और ये ऊपर वाला फेस भी दिखाई देगा, यस और नो। कैसे बेटा, अगर देखो इस बॉक्स को थोड़ा सा हमने क्रॉस में रखा है
तो ये सामने वाला फेस, ये वाला फेस कौन सा हो गया, ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस कौन सा हो गया, ये वाला फेस हो गया, और ये वाला फेस कौन सा, ये ऊपर वाला फेस है बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया? तो क्यूब समझने के लिए यानी इसके साइड में और भी कई सारी सरफेस वगैरह है, इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा इसे क्रॉस में रखा है। ओके चलो बेटा देखो, अब इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा। अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं? ये जो इसका पार्ट होता है इसको बोला जाता है बेटा कॉर्नर। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोला जाता है। ओके ठीक है। ये इसके जो सेंटर में पार्ट होता है इसको बोला जाता है बेटा बॉडी सेंटर। क्या बोला जाता है? बॉडी सेंटर बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। ये जो पार्ट है बेटा इसे बोला जाता है फेस। ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है एज, यानी किनारा। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा। ये मैंने 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट किए। बच्चा कहेगा सर कैसे होते, क्या होते हैं? तो समझने का इजी तरीका बेटा ध्यान रखना। मैंने क्या किया है, इसके सेंटर में ये बॉक्स है बेटा, हमें पता है इसके सेंटर में सेंटर पार्ट होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। ये तो क्या हो गया, पूरी बॉडी पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर, यानी क्या हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। क्लियर? ठीक है। फिर अपन ने क्या लिखा है? कॉर्नर्स। कॉर्नर क्या है बेटा? आप देख सकते हो जैसे ये वाले क्या है, ये कॉर्नर्स हो गए बेटा। आ गया समझ में? ये क्या हो गया, कॉर्नर हो गए। क्लियर है? ठीक है। अब इसके देखो चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है बेटा वो क्या हो गई, इसका फेस हो गया। कैसे बेटा? ऊपर वाली, और ये जैसे ये वाला हो गया, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड हो गया। ये क्या हो गया, फेस हो गया। क्लियर है? ठीक है बेटा। फिर बात की अपने एज। एज क्या हो गया, ये जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चों, दो फेस के बीच का जो कॉमन पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, एज हो गया। समझ में आ गया? तो फेस क्या है, कॉर्नर क्या है, एज क्या है, बॉडी सेंटर क्या है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं बेटा देखो उनके लिए और भी इजी रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड का क्वेश्चन हो तो आपको रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करके आंसर देना है। कैसे देना बेटा? क्वेश्चन अगर सॉलिड स्टेट का है, रूम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। क्यों? पेपर में जो डायग्राम बना हुआ होगा वो 2D में होगा बेटा। पेपर 2D में तो होता है बच्चों, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन रूम 3D में होता है। तो रूम या हॉल के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कैसे? जैसे मान लो इससे पूरे, मान लो क्या होगा, पूरे रूम या हॉल को अपन क्या मान सकते हैं, यूनिट सेल अगर माने तो क्या होगा, जो बच्चा इसके सेंटर पे बैठा होगा, मान लो क्लासरूम के सेंटर में बैठा होगा, उसकी जो खोपड़ी होगी बेटा वो क्या होगा, उसका जो स्कल होगा वो इसका सेंटर पार्ट हो गया पूरे रूम का, उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है। अब हमें पता है रूम के कई सारे कॉर्नर्स है, जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। प्रेक्षा जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, घर में रूम है, छत पे तो नहीं बैठी ना, छत पे तो नहीं बैठी ना, घर में जब भी आप बैठे बेटा रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करते जाना। रूम के अकॉर्डिंग जो कॉर्नर्स है बेटा वो क्या हो गया, कॉर्नर हो गए। समझ में आ रहा है? अरे जो कॉर्नर है वो क्या हो गया बेटा, कॉर्नर बोलेंगे। और क्या होगा, जो रूम या हॉल की जो जितनी भी दीवार होती है बेटा, यानी राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, अपर साइड, जैसे मान लो रूफ होगी, फ्लोर हो गया, फ्रंट साइड की, बैक साइड की वॉल होगी, जो भी वॉल दीवार है बेटा वो क्या होगी, वो फेस का काम करेगी। आ गया समझ में? ठीक है। और जो क्या, जो एज है बेटा, यानी जैसे मान लो रूफ होगी, या मान लो सामने वाला इस साइड वाला फेस हो गया बेटा, ये वॉल होगी, इनका जो कॉमन पॉइंट है इनको अपन क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। समझ में आ गया? तो रूम के अकॉर्डिंग इजीली समझ जाना बेटा, एज क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, फेस क्या होता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब बात करते हैं बच्चों क्या, डायगोनल की। किसकी बात करते हैं बेटा? डायगोनल की। हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल का मतलब क्या होता है, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना। मैंने क्या कहा, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना। अपोजिट बोला है, एक साइड आप जैसा ले रहे हो दूसरी साइड उसका अपोजिट होना चाहिए बेटा। ओके देखो बेटा डायगोनल हमें कैसे बनाने, कैसे करना समझना। जैसे मान लो इस फेस की बात की, ये मैंने क्या कहा, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, ये सभी क्या फेस है बच्चों। ठीक है। फेस के अपोजिट एंड्स को मैं मिला दूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो डायगोनल 3 टाइप के अपन पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, एज डायगोनल। क्लियर? डायगोनल क्या हो गया, 3 टाइप के हो गए, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज डायगोनल। डायगोनल का मतलब अपोजिट एंड्स को मिलाना। जो डायगोनल के नाम में आ रहा है उसके सेंटर से पास करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 3 टाइप के डायगोनल है। डायगोनल मतलब अपोजिट एंड्स को मिलाना ही मिलाना है। एक साइड जैसा एंड आप ले रहे हो दूसरी साइड उसका अपोजिट होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर कैसे, अभी अपन देखो एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से समझेंगे। अभी तक ध्यान रखना, डायगोनल मतलब अपोजिट एंड्स को मिलाना, और जिस टाइप का डायगोनल है उसी के सेंटर से पास कर देना। समझ में आ गया? कैसे? जैसे फेस डायगोनल है बच्चों, देखो फेस के सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है बच्चों। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बेटा फेस डायगोनल। यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? या फिर एक डायगोनल अपन ऐसे बनाए, ये देखो ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये बताओ किसके सेंटर से पास हो रहा है? अरे बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा बेटा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल। समझ में आ गया?
यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। एक बच्चों देखो अपन क्या करें, अलग कलर में यूज कर रहा हूं, एक एज डायगोनल होता है, एज डायगोनल होता है तो वो क्या करेंगे, एज के सेंटर से पास कर दो बेटा। नो डाउट वो बॉडी के सेंटर से भी पास होगा लेकिन एज के सेंटर से भी पास होगा। मैंने क्या कहा, जैसा डायगोनल है उसी के सेंटर से पास कर देना है। बात समझ में आ गई। ये जो डायगोनल बना है बेटा यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है बच्चों आपका एज डायगोनल। समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो बेटा देखो अब बात करते हैं पहली बात, तो ये डायगोनल बना कैसे, समझना बेटा इस बात को। मैंने क्या कहा, डायगोनल मतलब क्या, अपोजिट्स एंड को मिलाना। क्या कहा, अपोजिट एंड्स को मिलाना और जो नाम में आ रहा है उसके सेंटर से पास कर देना। समझ में आ गया, क्लियर। देखो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बॉडी डायगोनल। समझना बेटा, इधर ध्यान दो। बॉडी डायगोनल मतलब क्या, बॉडी के सेंटर से पास होना। जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसको आपको क्यूब मान के एज्यूम करना है। हमें पता है ये ऑर्थोरोम्बिक टाइप का है जिसकी तीनों एंगल क्या सेम है लेकिन तीनों एक्सिस क्या डिफरेंट डिफरेंट है। ये तो एक्चुअल रियलिटी है बेटा, मैच बॉक्स टाइप से है जैसे ये, लेकिन आपको क्या मानना है, इसको क्यूब मान के चलना है समझने के लिए, जिसको तीनों एक्सिस सेम है। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बॉडी डायगोनल, बॉडी बोला मैंने, डायगोनल मतलब अपोजिट्स एंड्स को मिलाना है, जो नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसके सेंटर से पास कर दो। क्लियर, कैसे बेटा, यानी कॉर्नर की बात करूं बच्चों, देखो बॉडी के सेंटर से पास कब होगा, ये देखो इस कॉर्नर को समझना। एक तो मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, मेरे थंब की पोजीशन देखना, ये वाला कॉर्नर लिया है, तो एक मैं ये नीचे वाला कॉर्नर ले रहा हूं बेटा। आ गया समझ में, समझना इस बात को। इन दोनों कॉर्नर को अगर मैं मिलाऊं तो ये बताओ, ये जो लाइन होगी ये बॉडी के सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, होगी बेटा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अपोजिट्स एंड आपको लेने हैं, अपोजिट साइड लेनी है। कैसे, ये वाला जो मैंने कॉर्नर लिया है वो ये बताओ फ्रंट साइड, आगे की साइड का है या नहीं है, एक फिक्स कर लो कोई सा भी, उसके अकॉर्डिंग उसका अपोजिट कर लेना। कैसे, ये मैंने फ्रंट साइड लिया है तो दूसरा कौन सा लूंगा, बैक साइड। आ गया समझ में। ये मैंने कौन सा लिया है, राइट साइड, तो दूसरा कौन सा लेना है, लेफ्ट साइड। यस और नो। एक मैंने कौन सा लिया है, देखो थंब की पोजीशन देखना, अपर साइड, तो ये कौन सा है बेटा, लोअर साइड। आ गया समझ में। अरे एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन है या नहीं है, फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, लोअर साइड। समझ में आ गया, एकदम अपोजिट कंडीशन है। और ऐसी कोई लाइन है तो ये बताओ बेटा बॉडी के सेंटर से पास होगी नहीं होगी, होगी बेटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, बॉडी डायगोनल। अपोजिट वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, बॉडी के सेंटर से भी पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हो। अपोजिट कॉर्नर ले लो, एक कॉर्नर अपन ने ये फिक्स कर लिया, बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। एक ये वाला कॉर्नर फिक्स कर लिया, तो ये कौन सा है, अपर साइड है, तो दूसरा कौन सा लोगे, लोअर साइड। ये कौन सा है, बैक साइड, दूसरा कौन सा लोगे, फ्रंट साइड। ये कौन सा, लेफ्ट साइड, तो दूसरा कौन सा लोगे, राइट साइड। इसका मतलब अपर साइड, तो पहली बात तो लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड का लेना है। ठीक है, बैक साइड तो फ्रंट साइड वाला लेना है, राइट साइड में तो ये भी है वो भी है, मुझे ये लेना है क्या, नहीं बेटा वो वाला लेना है, क्योंकि ये बैक साइड है तो मुझे फ्रंट साइड वाला लेना है। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बैक साइड, वो फ्रंट साइड, ये अपर साइड, तो वो कौन सा, लोअर साइड। समझ में आ रहा है। तो ऐसी को लाइन मिलाओगे बेटा, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से, देखो मेरे हाथ की डायरेक्शन देखो बेटा, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाओ तो हमें पता है बॉडी के सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, वो बॉडी डायगोनल हो गया। आ गया समझ में, क्लियर। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला है, फेस डायगोनल, अपोजिट्स एंड्स को मिला देना और जो नाम में आ रहा है उसके सेंटर से पास कर देना। क्लियर, कैसे बेटा, जैसे मान लो ये सामने वाला फेस है, अपोजिट एंड्स को मिलाना है। फेस डायगोनल, फेस के सेंटर से पास होना चाहिए और अपोजिट एंड आप ले लो बेटा। कैसे, जैसे मान लो मैंने एक कॉर्नर ये फिक्स कर दिया, क्लियर है। ठीक है, अब मैं ऐसी कौन सी लाइन खींचूंगा जो फेस के सेंटर से पास होगी। बच्चों देखो फेस का सेंटर यहाँ पर होगा, तो इसके सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, यस और नो। और ये देखो दोनों कॉर्नर है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है बेटा। ये बच्चों देखो अगर राइट साइड में, ये इधर वाला राइट साइड में, तो ये कौन सा, लेफ्ट साइड में है। ये बैक साइड है तो ये कौन सा है, ये फ्रंट साइड है बेटा। यस और नो, मैंने क्या कहा, ये बैक साइड है तो ये कौन सा है, फ्रंट साइड है। आ गया समझ में, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक राइट साइड वाला, दूसरा लेफ्ट साइड वाला। आ गया समझ में। बच्चा कहेगा सर अपर और लोअर साइड वाला क्यों नहीं हुआ, अपर और लोअर साइड वाला करते तो बॉडी के सेंटर से पास होता, हमें कौन सा चाहिए, फेस के सेंटर से पास होता हुआ। ठीक है, फेस के सेंटर से पास हो रहा और अपोजिट एंड्स को मिला रहा तो वो डायगोनल हो गया, फेस के सेंटर से पास हो रहा तो वो फेस डायगोनल हो गया। यस और नो, समझने के लिए जैसे बोर्ड की बात करें बेटा, बोर्ड की अगर इस कॉर्नर को मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर से मिलाऊं तो फेस डायगोनल बनेगा क्या, नहीं, वो तो एज बन जाएगा बेटा। एक साइड मैंने वो वाला कॉर्नर लिया तो इसके अपोजिट क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट ही होना चाहिए। वो अपर साइड है तो इधर वाला कौन सा लूंगा, लोअर साइड वाला। क्लियर है, तो उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं तो हमें पता है एक लाइन यहाँ बॉडी के सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल। समझ में आ गया,
क्लियर। तो ये होता है बच्चों फेस डायगोनल। अब बात करें एज डायगोनल की। एज डायगोनल अपने क्या कहा, अपोजिट एज ले लो, उनके सेंटर से पास कर दो। कैसे, मेरे थंब की पोजीशन देखना बेटा, एक एज मैंने ये लिया, इधर वाला एज लिया है, ये वाला एज हो गया। अब मैं ये वाला एज ले सकता हूँ क्या, नहीं, अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए मतलब ये लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड तो होना चाहिए, लेकिन ये अपर साइड का है तो दूसरा एज कौन सा होना चाहिए, लोअर साइड का होना चाहिए। देख सकते हो बेटा मैंने क्या कहा, थंब की पोजीशन देखना, ये अपर साइड है तो ये कौन सा होगा, लोअर साइड है बेटा। यस और नो दिखाई दे रहा है ना। और ये हमें पता है लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड है, ये अपर साइड तो ये लोअर साइड है। इन दोनों को मिलाकर बॉक्स के बीच में से एक लाइन पास करूंगा तो बॉडी सेंटर से भी पास होगी और एज के सेंटर से भी पास होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, एज डायगोनल। समझ में आ गया, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूम का ये एज हो गया बेटा, इस एज को किससे मिलाऊंगा, उससे मिला दूंगा ना, नो बेटा इस नीचे वाले से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड, ये अपर साइड तो ये लोअर साइड, इनको मिलाऊंगा, एक लाइन खींचूंगा तो वो क्या होगी, एज के सेंटर से भी पास होगी, एज डायगोनल। क्लियर। तो बोर्ड पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है बेटा समझ में आ गया, यस और नो। ठीक है, अपने क्या कहा था, बॉक्स को अपने इस टाइप से रखा समझने के लिए। ओके, तो फाइनली अपने क्या किया, क्रॉस में अपने डायग्राम बनाया। क्रॉस में डायग्राम बनाया तो अपने क्या किया बेटा, इस वाले एज को अपने इस वाले एज से मिलाया। तो आप देख सकते हो बेटा ये एज इधर वाले एज से मिल रहा है, तो ये इसका एज डायगोनल है। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये तो ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इनका नंबर वगैरह क्या होता है। ओके, तो इनका नंबर क्या होता है बेटा, देखो समझते हैं। 4 क्यूबिकल यूनिट सेल। बच्चों देखो ये जो रिजल्ट किसके लिए आएगा, 4 क्यूबिकल यूनिट सेल। आप यूनिट सेल को किसकी फॉर्म में मानोगे, क्यूब की फॉर्म में। तो ये रिजल्ट बच्चों है, मैक्सिमम कुछ नहीं पूछे तो हम क्यूब की फॉर्म में ही बोलते हैं बेटा। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपसे बोले कई सारे रिजल्ट आपसे पूछे, क्या नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, आंसर देते जा सकते हो आप। क्या कहा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, ये कितने नंबर होंगे। या फिर जैसे आपसे बोले बेटा नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। या फिर आपसे बोले नंबर ऑफ फेस सेंटर्स, ठीक है, कितने फेस सेंटर होंगे। या फिर जैसे आपसे बोले नंबर ऑफ एज सेंटर्स, ठीक है, एज सेंटर कितने होंगे। 4 चीज तो बेटा आपसे ये पूछेगा। फिर आपसे क्या बोले, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, यानी बॉडी डायगोनल का नंबर कितना होगा। या फिर आपसे क्या बोले बेटा, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, फेस डायगोनल का नंबर कितना होगा। या फिर आपसे क्या बोले, नंबर ऑफ एज डायगोनल्स, इनका नंबर क्या होगा, ये हमें पूछ सकता है बेटा। क्लियर। या फिर क्या पूछेगा, इसकी लेंथ पूछेगा, तो क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ क्या बोला है, फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ये कितनी होगी। या फिर आपसे क्या बोले बेटा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ये हमसे पूछ सकता है। या फिर अपन क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एज डायगोनल। ये सारी वैल्यूज हमें ध्यान होना चाहिए बेटा, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, सर ने ये कैसे बताया वो कैसे बताया, सीधी वैल्यू कैसे काम मिली। क्लियर। ये कई सारे रिजल्ट्स हमारे काम आएंगे। देखते हैं बेटा 1 बाय 1 कैसे करना, क्या करना। चलो 1 बाय 1 इस बात को समझते हैं बेटा, कैसे करना समझना इस बात को। देखो पेन कॉपी छोड़ो, इधर देखो बच्चों, अपने क्या कहा, देखो बेटा पेन कॉपी छोड़ो, बना लेना। इधर देखो बेटा अपन ने क्या कहा, 1 बाय 1 देखते हैं। फेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, मतलब तो समझ लिया, लेकिन इनका नंबर क्या होता है। 1 बाय 1 बात करेंगे। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, अरे किसी भी स्ट्रक्चर का हमें पता सेंटर पार्ट तो एक ही होता है बेटा, यस और नो होता है बच्चों। तो बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे बेटा, काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने कॉर्नर हो गए बेटा, 8 हो गए बच्चों। देख सकते हो आप इसमें कैसे, जैसे अपन बात करें इस बॉक्स की बात करें, इसमें देखो एक कॉर्नर ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर। देखते जाना बच्चों, मैंने क्या कहा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। क्लियर है। फिर पीछे वाले देख सकते हो बेटा 1 2 3 और 4। समझ में आ गया। टोटल कितने कॉर्नर हो गए बेटा, 8 कॉर्नर हो गए। रूम के अकॉर्डिंग और अच्छे समझ सकते हो, 1 2 3 4
5 6 7 8, काम खत्म। क्लियर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। क्लियर। नंबर ऑफ फेस सेंटर, अरे हर फेस का एक सेंटर होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। हमें पता फेस का सेंटर मतलब क्या? जो बीच का पॉइंट। फेस का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया। इसका जो सेंटर पार्ट होगा वो फेस सेंटर है या नहीं है? है बेटा। टोटल कितने फेस है? वेरी गुड। टोटल कितने फेस है? देखो 1 अपर साइड, फिर लोअर साइड 2, राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 4, फ्रंट साइड 5, बैक साइड 6 बेटा। इसके टोटल 6 फेस है या नहीं है? रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हो। रूफ हो गया, फ्लोर हो गया 2, राइट साइड वॉल, लेफ्ट साइड वॉल 3 4, फ्रंट साइड वॉल, बैक साइड वॉल, कितने हो गए? 6 फेस हो गए। हर फेस का एक सेंटर होगा। टोटल कितने फेस सेंटर? 6 फेस सेंटर। आ गया समझ में? यानी ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर। ठीक है। हमें पता है एज का सेंटर, अरे ये जो एज है बच्चों इसका सेंटर होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। हर एज का एक सेंटर होगा या नहीं होगा? होगा। तो टोटल जितने एज है उतने ही क्या हो जाएंगे? एज सेंटर हो जाएंगे। यस और नो? टोटल कितने एज है बेटा? देख सकते हैं। देखो एज अपन ने क्या बोला, ये वाला देखो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं, एक एज ये बन गया। इसको इससे मिलाऊं 2 हो गए, इसको इससे मिलाए 3 हो गए बेटा, इधर मिलाए 4 हो गए। क्लियर है। 4 एज तो ये हो गए। फिर पीछे की साइड देख सकते हैं, एक एज ये हो गया, 2 3, देखते जाना, और ये 4। समझ में आ रहा है? 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए बेटा। 8 तो ये हो गए। अब दोनों देखो परपेंडिकुलर, इन कॉर्नर के बीच में जो परपेंडिकुलर है ये आप देख सकते हो। एक एज ये है 9, एक एज ये हो गया 10, एक एज ये है बेटा 11, एक एज ये हो गया 12। कहने का मतलब क्या? टोटल कितने एज हो गए बेटा? 12 एज हो गए। समझ में आ गया है? क्लियर है। ठीक है बेटा। रूम के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ सकते हो। ये वाला एज 1, ये वाला एज क्या हो गया 2, ये वाला एज क्या हो गया 3, और ये वाला एज क्या हो गया 4। आ गया समझ में? क्लियर है। फिर पीछे वाले देख सकते हो 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। फिर दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर है क्या हो गया? 1 2, फिर ये 3 और ये 4। समझ में आ गया? टोटल कितने एज हो गए? 12 हो गए बेटा। जतीन बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करते रहा कर बेटा, कभी सुस्ती नहीं आएगी। बोलता रहा कर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। टोटल कितने एज हो गए? 12। नाड़ मत लाए, गर्दन मत ला, खाली बोलता रहे, खाली क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इतना लेजी मत रहा कर बेटा। क्या कहा? टोटल कितने एज हो गए? 12 एज हो गए। हर एज का क्या होगा? एक सेंटर होगा बेटा। हर एज का एक सेंटर है, तो टोटल कितने एज सेंटर हो गए? 12 एज सेंटर हो गए। बात समझ में आई क्या? क्लियर है। ठीक है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? टोटल कितने एज सेंटर हो गए? 12 एज सेंटर हो गए। बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब बात करते हैं डायगोनल पे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। अपन ने क्या कहा बेटा? डायगोनल। अरे बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है ये हमें पता है। अब इनका नंबर क्या होगा? एक एक चीज मैं बता रहा हूं, आगे काम आएगी, ध्यान रखना। ये चीज समझ में नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकते तुम। क्लियर है? ठीक है बेटा। अपन ने क्या कहा? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। पहले देखो डायगोनल बनता कैसे, ये हमें ध्यान है। इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिलाऊं, कैसे बनता है अभी हमने देखा है। एक डायगोनल ये बन गया, फिर इस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, कितने हो गए? 2 हो गए बेटा। फिर इधर वाला कॉर्नर ले लो, इसको इस नीचे वाले कॉर्नर से मिला दो सामने वाले से, कितने हो गए बेटा? देखो पोजीशन देख सकते हो हाथ की आप, कितने हो गए? 3। फिर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कॉर्नर, कितने हो गए? 4 हो गए। और कोई कॉर्नर बचा है क्या? नहीं बच्चों। इजी वे में रूम के अकॉर्डिंग और इजी रहेगा। कैसे? समझ से जाना। मेरे हाथ की पोजीशन देखो बेटा, इस वाले कॉर्नर को उस वाले कॉर्नर से नीचे वाले। आ गया समझ में? 1 हो गया। फिर इधर नीचे वाला कॉर्नर और वो ऊपर वाला 2 हो गए बच्चों। फिर इधर से ऊपर वाला, वो नीचे वाला कॉर्नर 3, फिर ये नीचे वाला और वो ऊपर वाला कॉर्नर, कितने हो गए? 4। ठीक है। और सिंपल सी बात है, एक बॉडी डायगोनल बनाने में कितने कॉर्नर काम आते हैं? 2। इसका मतलब 2 कॉर्नर मिलकर एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल? 4 बन जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर। तो क्या होगा? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। क्लियर। नंबर ऑफ फेस डायगोनल देखते हैं बच्चों। फेस डायगोनल कब बनेगा? नंबर ऑफ कितने, टोटल कितने बन सकते हैं? देखो फेस डायगोनल कब बनेगा? इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दूं, यस और नो। एक तो ये बन गया, एक इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो बेटा, कितने हो गए? 2। एक फेस पर ये बताओ 2 से ज्यादा डायगोनल पॉसिबल है क्या? फेस डायगोनल नहीं बेटा। कैसे? ये सामने वाली दीवार क्या करोगे? हाथ की पोजीशन देखना, इस कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से मिला दो, 1 हो गया। इस कॉर्नर को उस ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दो, कितने हो गए? 2 हो गए बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है? एक फेस पर एक फेस पर 2 फेस डायगोनल बन गए। टोटल कितने फेस होते हैं? 6। तो टोटल 6 फेस पर क्या हो जाएंगे? 12 फेस डायगोनल बन जाएंगे। यानी कितने हो जाएंगे? 12 होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है।
चलो बेटा, एज डायगोनल की अगर अपन बात करें, एज डायगोनल की बात करें, पहली बात तो कैसे बनता है, फिर नंबर देखेंगे। एज डायगोनल हमें पता है बच्चों, इस एज को क्या करोगे, इस एज को इस एज से मिला दो। देखो बच्चों, एक एज डायगोनल बना या नहीं बना, बन गया बेटा। फिर क्या करेंगे, इस एज को इससे मिला दो, कितने हो गए बेटा, अरे 2 हो गए, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, इस एज को क्या करो, इससे मिला दो, 3 हो गए। इस एज को इससे मिला दो बेटा, कितने हो गए, 4 हो गए बेटा, ठीक है। और हमें पता है बेटा टोटल और कौन से बच गए बेटा, यानी 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाले बचे या नहीं बचे, परपेंडिकुलर वाले यानी 1 और ये 2 बेटा। कहने का मतलब क्या है, यानी एज डायगोनल कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे बेटा। क्यों, और वैसे भी देख सकते हो रूम के अकॉर्डिंग और अच्छे समझ सकते हो। क्या ये वाला एज सेंटर है उस नीचे वाले एज सेंटर से, क्लियर। फिर ये नीचे वाला एज सेंटर उस ऊपर वाले एज सेंटर से कितने हो गए, 2 हो गए बेटा, ठीक है। फिर इधर का ऊपर वाला एज, ये नीचे वाला एज कितने हो गए, 3। फिर इधर का ऊपर वाला, ये नीचे वाला कितने हो गए, 4। फिर जो परपेंडिकुलर है ये वाला और वो वाला सामने वाला अपोजिट हो गया, 5। फिर उधर का पीछे वाला, ये इधर वाला बेटा, कितने हो गए, 6। यानी टोटल कितने बन जाएंगे, 6 एज डायगोनल बन जाएंगे। और एक एज डायगोनल में हमें पता है कितने एज आते हैं, 2 एज आते हैं। वैसे समझ सकते हो कि 2 एज मिलकर एक एज डायगोनल बनाते हैं, तो टोटल 12 एज डायगोनल से क्या होगा, 6 एज डायगोनल बन जाएंगे। यस और नो, क्लियर है। इसका मतलब नंबर ऑफ एज डायगोनल कितना होगा बच्चों, 6 होगा। बात समझ में आ गई। चलो बेटा, अब बात करते हैं इनकी लेंथ की। ध्यान रखना बच्चों, देखो एज लेंथ की अगर बात करें तो हमें पता है, जैसे एज लेंथ की बात करें तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो हमें पता है कोई भी एक्सिस हो सभी क्या होगी, अरे क्यूब की कंडीशन क्या होती है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ए बी सी तीनों की जगह अपन ए मान सकते नहीं मान सकते, क्योंकि तीनों क्या होती है, इक्वल ही होती है बेटा। ध्यान है ना, क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों अगर इक्वल होती है तो तीनों को अपन ए ही मान रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फेस डायगोनल की बात करें, इसकी लेंथ क्या होगी, तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, ट्रायगोनल बना बना के स्टडी करनी है। ओके, कैसे बेटा समझना, सबसे पहले जैसे ये वाला फेस आप देख रहे हो बेटा, ये वाला फेस आप देख रहे हो, पहली बात तो इसका फेस डायगोनल बना लो। जैसे ये थंब है बेटा, थंब की कंडीशन देखना, ये 2 कॉर्नर मैंने फिक्स कर दिए, तो पहली बात तो ट्रायगोनल बना लो। कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, ये बेस हो गया ए लेंथ का, यस और नो। अरे ये बेस है या नहीं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, ये बेस हो गया बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, ए। फिर ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये भी कितना है, ए। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊंगा तो ये तो फेस डायगोनल है या नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनस है या नहीं है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी √2a। यस और नो, क्लियर। इसका मतलब फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई बेटा, √2a आ गया समझ में, ठीक है। रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हो बेटा, कैसे, इस नीचे वाले जो फ्लोर है बेटा, ठीक है, फ्लोर की बात करूं बेटा, देखो फर्स्ट इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला दूं तो ये तो एक ट्रायगोनल बना लो। कैसे, ट्रायगोनल कैसे बनाएंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं, ये बेस हो गया, इस कॉर्नर को इससे मिलाऊं, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इस कॉर्नर को इससे मिलाइए, हाइपोटेनस हुआ या नहीं हुआ, हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी √2a, यानी ये वाला कितना आ गया, √2a आ गया बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल की लेंथ की मैं बात करूं तो देखो बेटा समझना कैसे, रूम के अकॉर्डिंग अच्छे समझना। बॉडी डायगोनल कब बनेगा, इधर ध्यान दो, बॉडी डायगोनल कब बनेगा बेटा, जब उस नीचे वाले कॉर्नर को इस ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दूं। मैंने क्या कहा, ये ऊपर वाला कॉर्नर है बेटा और वो नीचे वाला कॉर्नर में ले रहा हूं इसके सामने, आ गया समझ में। इसका मतलब इन दोनों कॉर्नर को मिला दूं तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। बॉडी डायगोनल बन गया तो पहले ट्रायगोनल बना लो। कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, ए हो गया बेटा। फिर इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाऊं तो ये बेस है या नहीं है, ये कितना है, √2a। अभी हमने देखा था फेस डायगोनल, √2a हो गया। इसका मतलब उस कॉर्नर को उस ऊपर वाले कॉर्नर से मिलाऊं तो हाइपोटेनस हुआ नहीं हुआ, a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, √2a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर का अंडर रूट यानी √3a। यस और नो, तो ये कितना आ गया बेटा, √3a। समझना बच्चों अच्छे से, क्लियर, रटना नहीं है बच्चों। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे इस बॉक्स की हेल्प से समझो, मैंने कहा था ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा समझना इजी है बेटा। क्या, क्योंकि ये 3D में चैप्टर है, 3D बच्चों आप बॉक्स के ऑनलाइन क्लासेज या पेपर पे नहीं समझ सकते, वो आप सामने बैठकर इमेजिन करके रूम के अकॉर्डिंग ही समझ सकते बेटा। कैसे, फिर भी ट्राई करते हैं समझने की। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, देखो एक बॉडी डायगोनल बना लो। कैसे, इस कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से, समझ में आ रहा है, ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। अब एक ट्रायगोनल बना लो, इन दोनों को मिला के। ट्रायगोनल कैसे बना सकता हूँ बेटा, इस कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से मिलाऊंगा, इस कॉर्नर को अपने क्या किया, इस नीचे वाले कॉर्नर से मिला दो, ये लो बेटा मिला दिया। तो पहली बात तो ये फेस डायगोनल है या नहीं है,
है बेटा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √2a हो गया। इसका मतलब है अब देखो ये वाला जो है इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, a हो गया। इसका मतलब इस कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से अगर मैं मिलाऊं तो देखो बेटा क्या होगा, नीचे तो क्या हो गया फेस डायगोनल √2a, फिर इधर क्या हो गया ये बेटा परपेंडिकुलर हो गया a, और ये क्या हो गया, इन दोनों थंब को अगर मिलाऊंगा तो ये बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा, बॉडी डायगोनल भी है और हाइपोटेनस भी है। तो बेस तो कितना हमें पता है, जो फेस डायगोनल बनाया था बेस की फॉर्म में काम करेगा, √2a हो गया। ये परपेंडिकुलर यानी जो एज है इसकी लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर की फॉर्म में काम करेगी, तो a² प्लस √2a² यानी कितना आ जाएगा, √3 आएगा। ये बॉडी डायगोनल आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में बेटा दोबारा बता देना, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। ओके, लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ एज डायगोनल, जो एज डायगोनल है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों देखो कैसे करना है, मैंने कहा जैसे देखो पहली बात है एज डायगोनल बना लो। एज डायगोनल कब बनेगा, इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दूं तो एज डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा, देख सकते हो बेटा मैं कैसे बोल रहा हूं, क्लियर। इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दो, क्लियर। तो वही ट्रायगोनल बना बना के स्टडी करनी है पूरे चैप्टर में ही, कैसे इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दूं, ए लेंथ है या नहीं है, अरे ये बेस हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, इस एज के सेंटर को इस एज से मिला दो बेटा, ये परपेंडिकुलर ए का काम करेगा। फिर इस एज के सेंटर को मेरा थंब देखो इस एज के सेंटर से मिला दूं, ये हाइपोटेनस का काम करेगा नहीं करेगा, तो a² प्लस a² का अंडर रूट यानी 2a² का अंडर रूट यानी √2a, यस और नो। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी बेटा, √2a। समझ में आ गया। तो पहली बात तो किसका नंबर क्या होता है, किसकी लेंथ क्या होती है, चैप्टर का बेसिक है बेटा, बार बार काम आएगा, क्लियर है। चलो नोट करो फटाफट फटाफट। प्रेक्षा को डाउट है बता सकती है बेटा, प्रेक्षा फैसल को डाउट है बता सकते हो बेटा, वेरी गुड। फैसल क्या हुआ, हाँ हाँ जो बोर्ड डायगोनल आप ले चुके हो वो दोबारा नहीं लेना बेटा। कैसे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से बन गया, एक हो गया, फिर नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर ले लो, दो हो गई, फिर इस वाले कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर ले लो, तीन हो गई, नीचे वाले कॉर्नर से वो ऊपर वाला कॉर्नर ले लो, चार। एक जो कॉर्नर या जो भी पोजीशन आपने एक बार यूज कर ली है उसको दोबारा यूज नहीं करना है। एज डायगोनल बेटा क्या करना है, इस एज को इस एज से मिला दो, एक, फिर नीचे वाला एज लेके ऊपर वाला एज, दो, दो हो गए, फिर ये ऊपर वाला वो नीचे वाला, तीन, ये नीचे वाला वो ऊपर वाला, चार, चार तो ये हो गए। अब ये परपेंडिकुलर वाले ले लो, कैसे, इधर का और वो इसके अपोजिट हो गया, पांच, ये इधर वाला और वो उधर वाला, समझ गए। ये परपेंडिकुलर वाले जो होते हैं ये तुमने छोड़ दिए, तो ये भी क्रॉस वाले ले लेना। फैसल रिप्लाई नहीं आया बेटा, कहाँ चला गया फैसल, कर नोट, चलो बेटा कर लिए क्या, चलो अब तो इसको बुझाने दो।
चलो बेटा ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये ध्यान रखना बेटा, कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो पूरी यूनिट सेल की बात करें, ये बेसिक डाटा टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बाकी चैप्टर में जब न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठ गए तब इनमें अटक जाओगे, इनका नंबर क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये क्या, तो आगे कर ही नहीं पाओगे। दिमाग में सेट रखना, बॉडी सेंटर 1 होगा, कॉर्नर 8 होंगे, फेस सेंटर 6 होंगे, एज डायगोनल कितने होंगे, एज डायगोनल कितने होते हैं बेटा, फेस सेंटर की बात करें कितने हो जाएंगे 6, एज डायगोनल कितने होंगे 6 होंगे बेटा, क्लियर। ठीक है, एज सेंटर की बात करें कितने होंगे 12 हो जाएंगे, फेस सेंटर कितने हो जाएंगे 6 होंगे बेटा, ठीक है। और बॉडी डायगोनल कितने होंगे 4 होंगे, फेस डायगोनल कितने होंगे 12 होंगे, एज डायगोनल कितने होंगे 6 होंगे बेटा। एक डाटा ध्यान रखना, फेस डायगोनल की लेंथ √2 है, बॉडी डायगोनल की √3 है, और एज डायगोनल की भी √2a, क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब ये 2-3 बेसिक चीजें ध्यान रखना। बच्चों देखो टोटल नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये तो बच्चा ध्यान रखता है, लेकिन एक चीज का खास कर ध्यान रखना, बार बार आपसे कंफ्यूज करेगा, अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट बॉडी सेंटर, ये क्या होते हैं, कैसे हैं, क्लियर। बच्चा अल्टरनेट का मीनिंग क्या लगाता है, सर की क्लास मान लो मंडे को आई थी, ट्यूसडे को नहीं आई, फिर क्या आई, वेडनेसडे को आई, थर्सडे को नहीं आई, फ्राइडे को आई, सैटरडे को नहीं आई, कहने का मतलब 6 डेज में सर की क्लास 3 दिन तो आई, तभी तो बोलते हैं सर की क्लास अल्टरनेट आएगी, सपोज करो, इसका मतलब 6 डेज में 3 दिन क्लास आई है, इसका मतलब टोटल का मुझे हाफ कर देना है, क्लियर है। तो बच्चा ये मैथमेटिक लगाना है, लगाता है तो कॉर्नर वाले में तो अप्लाई हो जाएगा अल्टरनेट कॉर्नर, लेकिन अल्टरनेट फेस सेंटर या अल्टरनेट एज सेंटर बोले उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना। बच्चों देखो ये जैसे मान लो क्यूब आप बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब बना दो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट एज सेंटर, ये सब हमें कैसे करना है समझना अच्छे से। बच्चों देखो एक कॉर्नर कोई फिक्स कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी एक कॉर्नर फिक्स कर लो, ये मान लो कॉर्नर मैंने फिक्स कर दिया, इस कॉर्नर को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा अल्टरनेट कॉर्नर, क्या कहा, अल्टरनेट कॉर्नर, मैंने इसे अल्टरनेट कॉर्नर बोला। तो ध्यान रखना, समझना अच्छे से, तरीका समझ लेना क्या होता है, बहुत इजी हो जाएगा। अल्टरनेट कॉर्नर बोला है, अब क्या करना, जो भी कॉर्नर किसी एक कॉर्नर पर आपने एटम फिक्स कर दिया, अब जो भी कॉर्नर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, सीधा जुड़ा हुआ है, उस पर एटम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जिस एक कॉर्नर पर आपने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया, अब जो भी कॉर्नर इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में है उस पर एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कैसे बेटा, इस कॉर्नर पर एटम फिक्स कर दिया, इस कॉर्नर की बात करें, ये वाला कॉर्नर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इस पर एटम है तो इस पर एटम होगा क्या, नहीं बच्चों। इस कॉर्नर की बात करूं, ये कॉर्नर देखो इस कॉर्नर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है बच्चों, इस पर एटम है तो इस पर एटम नहीं होगा। अरे जवाब तो दे, क्या कहा, इस कॉर्नर पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है। इस कॉर्नर पर एटम है तो इस कॉर्नर पर होगा क्या, बिल्कुल होगा, वेरी गुड बेटा। क्यों, क्योंकि देखो ये कॉर्नर किसके कांटेक्ट में है, इसके है, इस पर नहीं है, इसके कांटेक्ट में, इस पर भी नहीं है, फिर इस कॉर्नर के कांटेक्ट में, इस पर भी नहीं है, मतलब ये कॉर्नर जिन जिन के कांटेक्ट में है उन पर एटम नहीं है, तो इस कॉर्नर पर होगा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर एटम होगा क्या, नहीं बच्चों, क्यों, ये एटम देखो एक कॉर्नर इसके कांटेक्ट में है तो इस पर एटम है या नहीं है तो इस पर नहीं होगा। इस कॉर्नर पर एटम होगा नहीं होगा, होगा बेटा। देखते हैं पहले बाकी किसी के कांटेक्ट में है क्या, देखो इस कॉर्नर के कांटेक्ट में इस पर नहीं है, इसके कांटेक्ट में इस पर भी नहीं है, इसके कांटेक्ट में इस पर भी नहीं है, मतलब ये कॉर्नर जिन 3 कॉर्नर के कांटेक्ट में उन पर एटम नहीं है तो इस पर एटम होगा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात करें देखो इस कॉर्नर की, ये कॉर्नर देखते हैं किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में इस पर भी है, इसके कांटेक्ट में इस पर भी है, किसी एक के भी कांटेक्ट में है जिस पर एटम है तो इस कॉर्नर पर नहीं होगा, क्लियर है। इस कॉर्नर की बात करें, देखो किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर नहीं है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर भी नहीं है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब इस कॉर्नर पर एटम हो सकता है, समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब टोटल कॉर्नर में कितने कॉर्नर हो गए बेटा, 4 हो गए, तो टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, लेकिन अल्टरनेट कॉर्नर बोले तो उनका नंबर कितना होगा बेटा, 4 होगा, ये ध्यान रखना, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब बात करें अल्टरनेट फेस सेंटर, एक फेस सेंटर एटम अपनी तरफ से फिक्स कर लो बेटा, सपोज करो जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया, मैं देखो अलग सिंबल यूज कर रहा हूँ, कॉर्नर वाला के लिए डॉट यूज किया है, फेस सेंटर वालों के लिए मैं होल यूज कर रहा हूँ, ओके ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट, क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर है तो इनका नंबर क्या होगा, रूल वही होगा बच्चों, एक फेस के सेंटर पर आपने कोई भी फेस सेंटर अपनी चॉइस से ले सकते हो, एक फेस सेंटर पर आपने एटम फिक्स कर दिया तो जो भी फेस इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है उस पर एटम नहीं होना चाहिए, आ गया समझ में। मैंने क्या कहा, एक फेस के सेंटर पर एटम फिक्स कर दिया,
अब जो भी फेस इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है उस पर एटम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा कैसे ऊपर वाले फेस पर आपने एटम फिक्स कर दिया। ये लेफ्ट साइड का फेस है, ऊपर वाले फेस के डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा नहीं होगा? अरे ऊपर वाले फेस के जाके मिलेगा बच्चों, इसका मतलब इस पर नहीं होना चाहिए। ये राइट साइड वाला फेस है, ये भी ऊपर वाले फेस में जाके मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा बच्चों, इसका मतलब ऊपर वाले पे तो राइट साइड वाले पर भी नहीं होगा। फ्रंट वाला जो फेस होगा वो भी ऊपर वाले फेस में जाके मिलेगा नहीं मिलेगा? सीधा उसके टच में है तो इस पर भी नहीं होना चाहिए। बैक साइड वाला फेस है, हमें पता है ये भी ऊपर वाले के डायरेक्टली टच में होगा नहीं होगा? वैसे ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले फेस सेंटर की बात कर रहा हूं बेटा, ऊपर वाले फेस के कांटेक्ट में तो इस पर भी नहीं होगा। लेकिन ये नीचे वाला फेस है बेटा, ठीक है, ये बताओ डायरेक्टली ऊपर वाले फेस के कांटेक्ट में है क्या? नहीं बच्चों, तो इस पर भी एटम हो सकता है। ओके, रूम के अकॉर्डिंग और अच्छे समझ लेना। जैसे मान लो रूम पे, मान लो रूफ पे जो फैन लगा है, ये मान लो ऊपर वाला फेस सेंटर है बेटा। अब जो भी फेस सेंटर डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में, वहां पर एटम नहीं होना चाहिए। देखो लेफ्ट साइड वाली वॉल है, सीधे ऊपर वाले फेस के टच में है या नहीं है? है, तो इस पर नहीं होना चाहिए। राइट साइड वाली सीधे टच में है या नहीं है? है बेटा, ऊपर जाके इसी में मिल रही है, इस पर भी नहीं होगा। फ्रंट साइड वाली फेस ये तो डायरेक्टली जाके उस पर टच हो रहा है बेटा, उस पर भी नहीं होना चाहिए। बैक साइड वाला फेस देख सकते हो बेटा, इस पर होगा क्या? नहीं। लेकिन जो फ्लोर है ये इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या? नहीं, ये तो इन फेस के कांटेक्ट में है जिसके फेस सेंटर पर एटम नहीं है, तो इस पर हो सकता है। समझ में आ गया? यही अपने बोला है। तो टोटल जितने फेस है उसमें अल्टरनेट फेस सेंटर बोले तो वो कितना होगा बेटा? 2 होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं किसकी? अल्टरनेट एज सेंटर की। अपना रूल वही है बच्चों, क्या करना, कोई एक एज फिक्स कर दो। जैसे मैंने मान लो ये बोल दिया, मैं इसको बोल रहा हूं अल्टरनेट, क्या बोला है इसे? अल्टरनेट एज सेंटर। चलो इसका नंबर क्या होगा देखते हैं बेटा। अल्टरनेट एज सेंटर रूल वही है, कोई भी एक एज फिक्स कर दो जिसके सेंटर पर आपको एटम बनाना है। मैंने जानबूझ के क्रॉस से रिप्रेजेंट किया डिफरेंस करने के लिए। क्लियर? एक एज फिक्स कर दो जिसके सेंटर पर आपको एटम बनाना है। रूल वही होगा कि जो भी एज इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में, वहां पर एटम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? देखते हैं बेटा, ये वाला एज आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके सेंटर पर एटम बना दिया। अब ये वाला एज है, इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है? है बेटा। अरे देखो सीधा आके इसमें मिल रहा है बच्चों, तो क्या होगा? इस पर एटम होगा क्या? नहीं। ये वाला जो एज है इस एज के डायरेक्टली कांटेक्ट में है बच्चों? है बेटा, बिल्कुल, तो इस पर एटम होगा क्या? नहीं। इस वाले एज पर होगा नहीं होगा? होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये वाला एज किसके कांटेक्ट में? इसके कांटेक्ट में, इस पर भी नहीं है। 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 इसका मतलब इस एज के सेंटर पर एटम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, एक यहाँ हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब बात करें इस वाले एज की। ये वाला जो एज है देखो सीधा आके 9, ये वाला एज इसके कांटेक्ट में है या नहीं है? कांटेक्ट में है, तो एटम होगा क्या? नहीं बच्चों। ये वाला एज देखते हैं, ये किसके कांटेक्ट में है? ऊपर वाले एज के कांटेक्ट में है, यहाँ पर एटम है, तो इस पर होगा क्या? नहीं। ये वाला एज है, इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर एटम है, तो इस पर होगा क्या? नहीं। ये वाला एज है, इसके कांटेक्ट में है, यहाँ पर एटम है, तो इस पर होगा क्या? नहीं बच्चों। अब बात करते हैं इस वाले एज की। बच्चों देखो ये वाला एज है, ये किसके कांटेक्ट में है? इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर एटम है क्या? नहीं। इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर एटम है क्या? नहीं। इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर एटम है क्या? नहीं। इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर एटम है क्या? नहीं। चारों एज पर नहीं है, तो इस एज के सेंटर पर होगा। क्लियर है? देखो इस एज पर होगा क्या? नहीं बेटा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, तो इस पर नहीं होगा। इस एज पर होगा क्या? नहीं बच्चों, इसके कांटेक्ट में है। इस एज पर होगा क्या? नहीं, ये इसके कांटेक्ट में है। लेकिन ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है बच्चों, ये बताओ ये किसी के कांटेक्ट में है क्या? इसके कांटेक्ट में, इस पर नहीं है। इसके कांटेक्ट में, इस पर भी नहीं है। इसके कांटेक्ट में, इस पर भी नहीं है, और इससे जाके मिल रहा है, इस पर भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? टोटल जितने भी एज है अल्टरनेट एज सेंटर बोले तो कितने एज सेंटर आ गए बच्चों? 4 आ गए बेटा। समझ में आया? तो क्या बोले? अल्टरनेट एज सेंटर बोले मतलब कितना होगा? 4 होगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये ध्यान रखना बेटा, आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है मतलब 4 पर प्रेजेंट है, तो अल्टरनेट टोटल कितने होते हैं? 8। अल्टरनेट कॉर्नर पर प्रेजेंट है मतलब 4 पर प्रेजेंट है, तो बाकी 4 पर एब्सेंट है। ठीक है? अल्टरनेट कॉर्नर पर एब्सेंट है मतलब 4 पर एब्सेंट है, तो 4 पर प्रेजेंट है। क्लियर? अल्टरनेट फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट है मतलब टोटल 6 होते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा? अल्टरनेट बोला है तो टोटल का हाफ कर दो, लेकिन अल्टरनेट बोला मतलब कितना? 2 फेस सेंटर। समझ में आ गया? अल्टरनेट फेस सेंटर पर प्रेजेंट है मतलब 2 पर प्रेजेंट है, तो बाकी 4 पर एब्सेंट है। अल्टरनेट फेस सेंटर पर एब्सेंट है मतलब 2 पर एब्सेंट है, तो बाकी 4 पर प्रेजेंट है। क्लियर? अल्टरनेट एज सेंटर पर प्रेजेंट है मतलब 4 पर प्रेजेंट है, तो बाकी 8 पर एब्सेंट है। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 पर एब्सेंट, बाकी 8 पर
फोर पर प्रेजेंट, बाकी एट पर अब्सेंट। अल्टरनेट ए सेंटर पर अब्सेंट है, मतलब फोर पर अब्सेंट है तो बाकी एट पर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? बस देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, अल्टरनेट कॉर्नर बोले मतलब फोर कॉर्नर, अल्टरनेट फेस सेंटर मतलब टू फेस सेंटर, अल्टरनेट ए सेंटर मतलब फोर ए सेंटर, चाहे प्रेजेंट बोले चाहे अब्सेंट बोले। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? चलो बेटा ध्यान रखना। ओके चलो बेटा, एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको ऐसे मिलेगा क्या, जैसे ये पॉइंट लिखा जाता है बेटा क्या, एफ प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस टू, ये लिखा जाता है। बच्चों देखो इस इक्वेशन को आपको मॉडिफाइड करके दे सकता है, लेकिन कंडीशन आपको ध्यान है तो आपके लिए इजी हो जाएगी। कैसे? एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, फेस होता है। सी का मतलब क्या होता है, कॉर्नर होता है। ई का मतलब क्या होता है बेटा, एज होता है। क्लियर? ये बताओ फेस का नंबर कितना होता है, 6 होते हैं, यस और नो? ठीक है। कॉर्नर का नंबर कितना होता है, 8 होता है। एज का नंबर कितना होता है, 12। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, कॉर्नर और फेस इनका टोटल सम कितना होता है, 14। एज का नंबर कितना होता है, 12। यानी इन दोनों का जो सम होगा एज के टोटल नंबर से 2 ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। एज के नंबर में 2 ऐड करोगे, 12 प्लस 2 यानी 14, तब जाके 8 प्लस 6 यानी 14 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ओके बेटा ठीक है बच्चों। देखो एक आपसे क्या बोलेगा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ लाइंस बार बार काम आएगी बच्चों, ध्यान रखना। एक तो आपको बोलेगा एक्सिस, मैंने क्या कहा, एक्सिस। एक्सिस समझ आना, ए लाइन, यानी एक लाइन होगी, ए लाइन मतलब 1D में आपको कंसिडर करना है। आ गया समझ में? एक आपको क्या बोलेगा बेटा, प्लेन। प्लेन समझ आना, ए सरफेस, यानी क्या होगा बेटा, सरफेस। सरफेस मतलब क्या होगा, 2D में होगा। मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो वर्डिंग में कंफ्यूज करेगा। आपको बोलेगा एक एक्सिस या एक प्लेन के रेस्पेक्ट में, क्या कहा, एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में एटम को रिमूव कर दिया जाए या एक प्लेन के रेस्पेक्ट में एटम को रिमूव कर दिया जाए, तो इनका मीनिंग ध्यान होना चाहिए। एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है। एक्सिस समझ आना, एक लाइन, मैंने 1D बोला मतलब एक सीधी लाइन, आ गया समझ में। प्लेन बोला है मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पूरा आर पार। 2D में 2D कब होगा, जब पूरा पेज की तरफ पूरा आर पार होगा। ओके एक सिंपल सी बात है बेटा, किसी बच्चे को अपन गोली मार दे, ठीक है, किसी बच्चे को गोली मार दे तो क्या होगा बेटा, अरे गोली क्या होगी, उसके आर पार जाएगी नहीं जाएगी, वो तो क्या होगी, एक लाइन है बेटा, एक एक्सिस है। आ गया समझ में? अब किसी बच्चे को तलवार से काट दे तो क्या होगा, वो तलवार ऐसे नहीं मारेंगे, ऐसे वही बात है बच्चों जैसे काम नहीं करने अपन को, तलवार ऐसे लगा के वापस निकाली, अपन को काट ही देना बेटा। आ गया समझ में? वो महाराणा प्रताप की कहते हैं ना, महाराणा प्रताप ने 2 टुकड़े कर दिए थे उसके सेनापति के, ठीक है, अकबर के सेनापति के, वैसे 2 टुकड़े करने सीधा आर पार बेटा। अपना बच्चे वाला काम नहीं करने, ऐसे लगा के फिल्मों की तरह से वापस निकाल लिया, नो बेटा, फालतू चौसले नहीं करने, आर पार ही कर दो। मेरा कहने का मतलब क्या है, सीधी गोली मारी तो वो तो क्या हो गया, एक्सिस है, ये बुलेट सीधी जाएगी बेटा। आ गया समझ में? लेकिन जो तलवार की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आर पार इसके 2 पार्ट कर देगी, ठीक है, जतिन से जतिन 2 हो जाएगा, ठीक है, जतिन जतिन 2.0। कहने का मतलब क्या, 2 पार्ट कर देगी। तो अगर आपको प्लेन बोले, प्लेन बोलते समझ आना बीच में से 2 पार्ट कर देगा, आर पार हो जाएगा। आ गया समझ में? लेकिन एक्सिस बोले मतलब बीच में से एक लाइन जाएगी बुलेट की तरह। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो फटाफट।
चलो बेटा साथ दिए, साथ दी क्या? चलो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, हमने जैसे यूनिट सेल के अंदर कई सारी पोजीशंस हमने देखी है, कॉर्नर बोला है, फेस सेंटर बोला है, बॉडी सेंटर बोला है, ए सेंटर बोला है, अरे बोला है ना। इसका मतलब एटम क्या होगा, यूनिट सेल के अलग अलग पोजीशंस में हो सकता है, कॉर्नर पे हो, चाहे फेस सेंटर पे हो, बॉडी सेंटर पे हो, ए सेंटर पे हो, कहीं पर भी हो। लेकिन ये बताओ अलग अलग पोजीशन में एटम यूनिट सेल के अंदर 100% प्रेजेंट हो जरूरी है क्या? मेरा कहने का मतलब क्या, एटम का 100% पार्ट यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट हो जरूरी है क्या? नहीं बच्चों, अलग अलग यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी यूनिट सेल की कौन सी पोजीशन पर वो एटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उसका 100% पार्ट प्रेजेंट है या यानी 150 यानी जैसे मान 50% है या 25% है, कितना परसेंट है। क्लियर? तो मेरा सिंपल सी बात है एक बार, क्या कोई एटम एक से ज्यादा यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो ये बताओ उसका एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन 100% होगा क्या? नहीं बच्चों। ओके, एक सिंपल सी बात है बेटा, क्या जैसे मान लो इस बेंच की अपन बात करिए, इस बेंच को अपन ने मान लो जैसे दो रूमों के बीच में, मान लो ये रूम है, ये क्लासरूम है, दोनों के बीच में गेट है बेटा, ये सपोज करो गेट है। इस बेंच को अपन ने इस टाइप से डाल रखा है कि आधी तो इस रूम के अंदर है, आधी उस रूम के अंदर है। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? इसका मतलब ये बताओ इस बेंच का 100% पार्ट इस रूम के अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं। ये कितने में पार्टिसिपेट कर रही है? दो क्लासरूम के अंदर, आधी इधर आधी इधर, यस और नो? इसका मतलब ये बताओ इस बेंच का 100% पार्ट इस क्लासरूम में तो नहीं हो सकता, तो इस क्लासरूम में कितना पार्ट प्रेजेंट है? 50%। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? यानी कोई एटम एक से ज्यादा यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होगा। सीधी सी बात है, मान लो ए और बी मिलकर दो बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा, कोई भी ए और बी है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा जिसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस बिजनेस के अंदर अकेले ए का 100% रोल होगा क्या? नहीं बेटा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जितना ए का होगा उतना ही क्या, अगर मतलब 50-50 इक्वल इक्वल पार्टनर है बेटा, तो क्या होगा, जितना ए का प्रॉफिट लॉस है उतना ही बी का होगा, अकेला ए का उसमें कोई रोल नहीं होगा बेटा। आ गया समझ में? क्योंकि वो जो बिजनेस है वो दोनों में कॉमन है बेटा। आ गया समझ में? दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिजनेस जब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो एक के हिस्से में नहीं आएगा, दोनों में डिवाइड होगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए बेटा? तो चाहे बॉडी सेंटर पे हो, चाहे ए सेंटर पे हो, चाहे फेस सेंटर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो बेटा, अगर एटम जितनी यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा उसका जो जो पार्ट है उतनी यूनिट सेल में वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कई सारी यूनिट सेल में वो डिवाइड होता है, यानी थोड़ा परसेंट पार्ट उस यूनिट सेल में, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, तो एक यूनिट सेल में 100% तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, यस और नो? क्लियर? अरे सीधी सी बात, तो बोलते हैं ना कि शादी के बाद जैसे बेटा होता बढ़ जाता है, अरे होता नहीं होता? माँ का भी है और बीवी का भी है। कहने का मतलब क्या है, यानी अब वो एक से ज्यादा यूनिट सेल में पार्टनरशिप कर रहा है बेटा। कहने का मतलब क्या, माँ की भी सुननी पड़ती है और बीवी की भी सुननी पड़ती है बेटा। आ गया समझ में? तो क्या हो गया, एक तरफ उसका रोल क्या हो गया, 50% हो गया। तो सीरियस नहीं देखते क्या, सीरियल बोलते, सीरियल में क्या होता है, माँ कहती है कि तू कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, बीवी कहती है तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वो किस तरह भी नहीं बोल सकता, 50% उसका मन इधर भी है और इधर भी है बेटा। लेकिन शादी से पहले तक तो क्या था, सिर्फ माँ के अंडर था बेटा, 100% माँ का ही कंट्रोल था। लेकिन अब क्या है, माँ का 50% भी नहीं होता, 5-10% ही होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल दिया। कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया? तो वैसे कोई एटम क्या एक से ज्यादा यूनिट सेल में क्या करा, अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होगा। कब? जब एक से ज्यादा यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर देखते हैं। लिखो, इफ एनी एटम इज पार्टिसिपेट if any atom is participate in more than one unit cells, if any atom is participate in more than one unit cell, then if any atom is participate in more than one unit cell, then the contribution of atom will not 100% then the contribution of atom will not 100% in one unit cell.
लिख लिए? चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है। देखो बेटा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। क्या कि अलग अलग पोजीशन पे जो एटम होते हैं, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ए सेंटर, अलग अलग पोजीशन पर है, तो वहां के एटम का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, यानी सिंपल वे में अगर कहूं तो उस एटम का कितना पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए मैं क्या कहूंगा, देखो इजी वे में समझना। किसी एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। सीधी सी बात है, पूरा एटम फॉर्मेशन अगर एक ही यूनिट सेल में हो रहा है, इसका मतलब इसका 100% पार्ट इसी यूनिट सेल में है। यस और नो? मैंने क्या कहा, कोई एटम किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये चेक करने के लिए पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। अगर एक यूनिट सेल से पूरे एटम का फॉर्मेशन नहीं हो, तो पूरे का फॉर्मेशन करने के लिए आसपास आप कई सारी यूनिट सेल्स लगा सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? जितनी जरूरत है। और पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए एटम को पूरा ढक दो, पूरा कवर कर दो। अगर पूरा एटम ढक गया, कवर हो गया, इसका मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन हो गया। और पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए कितनी यूनिट सेल की जरूरत पड़ी, उससे कंपेयर कर लो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट हुआ। समझ में आ गया? कैसे बेटा? देखो वन बाय वन देखो। बॉडी सेंटर्ड एटम, ये बताओ कोई एटम बॉडी सेंटर पर है, तो ये बताओ एटम का कोई भी पार्ट यूनिट सेल के बाहर होगा क्या? नहीं बेटा। जैसे मैंने कहा कोई बच्चा बॉडी के सेंटर पर, रूम के क्लासरूम के सेंटर पर बैठा है, तो इसकी जो खोपड़ी है, स्कल है, ये मान लो बॉडी सेंटर है, तो ये बताओ इसके स्कल का कोई भी पार्ट ये बताओ क्लासरूम के बाहर है क्या? नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा। अगर बाहर हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई कमी है, फेट है बेटा। ठीक है, कोई ना कोई असर है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा क्लासरूम के सेंटर पर बैठा है और उसकी जो खोपड़ी है, स्कल है, वो मान लो बॉडी सेंटर है, तो उसका जो स्कल होगा, खोपड़ी होगी, पूरे का पूरा पार्ट क्लासरूम के अंदर ही होगा, नहीं होगा? होगा। इसका मतलब इस क्लासरूम के अंदर इसकी खोपड़ी का कितना % पार्ट प्रेजेंट है? पूरी की पूरी खोपड़ी क्लासरूम के अंदर ही है, यानी 100% क्या है, इसी यूनिट सेल के अंदर है। यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? इसका मतलब 100% है, परसेंट हटाए तो 100/100 मतलब कितना? 1। तो क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 करेगा। 1 मतलब 100%। समझ में आ गया? क्लियर? अब फेस सेंटर एटम है, मैंने क्या कहा, चेक करने के लिए एटम को पूरा कवर कर दो। पूरा कवर कर दोगे मतलब पूरा फॉर्मेशन हो गया। पूरा फॉर्मेशन कितनी यूनिट सेल के मिलने से हुआ है, तो एक में कितना होगा पता चल जाएगा। कैसे बेटा? फेस सेंटर एटम है बेटा, सपोज करो ये मान लो फेस, इसका फेस है, इसके फेस के सेंटर पर कोई एटम है, तो पहली बात तो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है, ये कितनी यूनिट सेल से मिलकर बनेगा, इसे चेक करने के लिए पूरा बना लो। पूरा बनाने के लिए क्या, पूरा कवर कर दो। पूरा कवर करने के लिए ऐसी कई सारी यूनिट सेल आपको जोड़नी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके? कैसे बेटा? इस फेस के सेंटर पर एटम है, इसको क्या करूंगा, इसको कवर करने के लिए मैं उससे ऐसा कैसा एक बॉक्स और लगा दूंगा, नहीं लगा दूंगा? लगा दूंगा। बच्चा कहेगा सर ऐसी कंडीशन होगी क्या? नहीं बेटा, एकदम चिपका हुआ होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे? क्योंकि आधा एटम तो क्या होता है, इसके फेस के अंदर फिक्स होता है, आधा एटम है इधर वाले के फेस में फिक्स होता है। समझ में आ गया? तो दोनों को मिला के कंप्लीट एटम बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसा एक बॉक्स इसके ऊपर ऐसा कैसा और रख दूं, तो इसके फेस के सेंटर पर जो एटम है बच्चों, ये बताओ उसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? पूरे एटम का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा कवर हो गया। एटम पूरा कवर हो चुका है, इसका मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर? तो पूरे एटम को कवर करने के लिए, यानी पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए, कंप्लीट एटम का, मुझे ऐसे कितने बॉक्स, कितनी यूनिट सेल की जरूरत पड़ी बेटा? अरे एक तो ये खुद था, एक इसके ऊपर चिपका दी बेटा। समझ में आ गया? यानी 2 बॉक्स, 2 यूनिट सेल से पूरा एटम कवर हो रहा है, पूरा एटम बन रहा है, तो एक में कितना पार्ट है? 50%। आधा इसमें, हाफ इसमें, हाफ इसमें। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब फेस सेंटर वाला कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब क्या? 50%। समझ में आ गया? अब बात करें बच्चों एज सेंटर वाले की बात करें, तो देखो बेटा एज के सेंटर पर कोई एटम फिक्स कर दो, ये मान लो एज का सेंटर हो गया। समझ में आ गया? अब देखो पहली बात तो इस यूनिट सेल के अंदर इसका कितना पार्ट प्रेजेंट है, समझ में नहीं आए तो बेटा क्या करो, इसको पूरा का पूरा कवर कर दो। पूरे का पूरा कवर कर दो, आसपास में कई सारी यूनिट सेल जोड़ दो। तो पहली बात तो मैं इसके लेफ्ट में, इसके बराबर में एक ऐसा बॉक्स और लगाऊंगा। यस और नो? अरे इधर से तो कवर हो गया, लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? ऊपर से दिखाई दे रहा, तो एक बच्चों इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। मेरा कहने का मतलब क्या है, अरे एक बॉक्स में सीधी सी बात है बेटा 90 का एंगल है, तो ऐसे 3 बॉक्स और लगा दूंगा, तो एक इसका 90 का, बाकी के 3 के 90 सभी बॉक्स यूनिट सेल सेम होती है, टोटल 360 का एंगल होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। कहने का मतलब एक बॉक्स तो ये है, एक इसके बराबर में, फिर दोनों के ऊपर एक एक, ऐसे करते टोटल 4 बॉक्स लगा दूंगा, 4 यूनिट सेल को ऐड कर दूंगा। तो ये बताओ ए सेंटर वाला एटम पूरा का पूरा कवर होगा नहीं होगा?
यस और नो? इसका मतलब 4 यूनिट सेल को मिलाने पर पूरा एटम कवर हो रहा है, पूरे एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट हो गया? 25%। सीधी सी बात है, 1/4 हुआ नहीं हुआ? हुआ बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1/4, 1/4 मतलब क्या? 25%। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा अब बात करते हैं कॉर्नर एटम की। कॉर्नर एटम की बात करें बेटा तो देखो, कॉर्नर पर एटम फिक्स कर दो। ये लो, मैंने क्या कहा, जिस पोजीशन पर एटम है वो यूनिट सेल के अंदर उसका कितना पार्ट होगा एटम का, उस पोजीशन पर चेक करने के लिए पूरे का फॉर्मेशन कर लो। पूरे का फॉर्मेशन करने के लिए एटम को पूरा कवर कर दो। एटम को पूरा कवर करने के लिए आसपास वैसे कई सारी यूनिट सेल लगानी पड़े, लगा दो, पता चल जाएगा इतनी यूनिट सेल से मिलने से पूरा एटम कवर हो रहा है, यानी पूरा एटम बन रहा है। तो इस यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा वो आइडिया लग जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, समझना इस बात को। देखो जैसे इस बॉक्स की अपन ने बात करी है इस बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन कहे बेटा तो देखो बेटा, पहले इस कॉर्नर पर एटम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बराबर मैंने एक बॉक्स और लगा दिया। इसके बराबर में एक बॉक्स और लगा दूं बेटा, इधर से कवर हो गया। फिर इसके आगे एक बॉक्स लगाऊंगा, यस और नो? इसके खुद के आगे एक बॉक्स लगाऊंगा, यस और नो? अरे 4 तो यहाँ लगा दिए बेटा, लेकिन हमें पता ऊपर से दिखाई देगा नहीं देगा? ऊपर से दिखाई देगा। तो इन 4 के ऊपर 4 बॉक्स और लगाऊंगा, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? यस और नो? बात को समझ गए क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, यानी अगर कॉर्नर पर एटम था, इसे पूरा कवर करने के लिए एक बॉक्स इसके बराबर में, फिर एक इसके पैरेलल में, एक इसके पैरेलल में, 4 हो गए। फिर 4 के ऊपर 4 और रखेंगे, तभी तो ऊपर से कवर होगा। हर डायरेक्शन से हमें ढकना है बेटा, कवर करना है। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या करेंगे, 1 तो पहला तो एक ये खुद है, एक इसके बराबर में 2, एक इसके सामने 3, एक इसके सामने 4 हो गए। फिर इनके ऊपर एक एक करके एक और बेटा। तो कहने का मतलब क्या, सभी के ऊपर एक एक और आएगा तभी तो सही से पैक होगा ये। तो कहने का मतलब क्या, टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। 8 यूनिट सेल से क्या होगा, पूरा एटम कवर होगा, पूरे एटम का फॉर्मेशन होगा। तो एक में कितना हो गया बेटा? 1/8 हो गया। ये 1/8 यानी 12.5%। समझ में आया कैसे क्या? यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? स्टार मार्क किया, ध्यान रखना। आपसे बोले बॉडी सेंटर, देखते दिमाग में आना चाहिए 1 पार्ट। ठीक है बेटा? अगर बोले फेस सेंटर 1/2 पार्ट। ठीक है बेटा? बोले एज सेंटर यानी कितना होगा, 1/4 पार्ट। और इसको बोले तो क्या होगा, 1/8 पार्ट। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? चलो बेटा नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। प्रेक्षा, फैसल, कोई दिक्कत हो बता सकते हो बेटा, ये चीज समझ में नहीं आई हो तो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन में काम आएगा बार बार ये। चलो बेटा कर लिए, कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बेटा एक चीज और हमें इसमें क्या पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों एक सिंपल सी बात बताओ, आपसे क्या करें, जैसे मान लो कोई बॉक्स है बेटा, उस बॉक्स का आपको टोटल मास दे रखा हो और उस बॉक्स के अंदर कई सारे पार्टिकल रखे हैं, जैसे मान लो पेन मान सकते हो, कुछ भी मान लो। एक पेन का आपको मास दिया जाए, अब बॉक्स का टोटल बॉक्स का मास दे रखा है, एक पेन का मास आपको दे रखा है, तो उसमें बोले नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, बता सकते हो क्या? मैंने क्या कहा, सपोज करो जैसे मान लो ये कोई बॉक्स आपको दे रखा है बेटा, सिंपल वे में ये बॉक्स है, इसमें कई सारे पेन रखे हैं बेटा, पेन मार्कर जो भी रखे हैं। क्लियर? आपसे बोले ये टोटल बॉक्स है, बॉक्स का टोटल मास कितना है, 100 ग्राम है। इसका जो कवर है वो नेग्लिजिबल है, पतली पॉलीथीन है बेटा, नेग्लिजिबल मास है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इस बॉक्स के जो टोटल मास के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसके अंदर रखे हुए पेन्स का मास। यस और नो? क्लियर है? अब कितने पेन है मुझे नहीं पता,
इसमें आपसे बोले एक पेन का मास है 2 ग्राम, तो आपसे बोले इसमें नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, 50 होंगे बेटा। सीधी सी बात है, अपने क्या किया, टोटल मास जो था उसमें एक पेन के मास से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पेन आएगी नहीं आएगी, आएगी बेटा। बस वही बात हमसे क्या करेगा, यूनिट सेल का नंबर हमें पूछेगा। आ गया समझ में? कैसे बेटा, देखो कैसे करना, देखो 3 वे में पूछता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, क्या कहा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, यानी यूनिट सेल का नंबर क्या होगा। तो देखो बेटा 3 टाइप से इसे पूछ सकता है। एक तो आपको क्या बोलेगा, टोटल मास, मैंने क्या कहा, टोटल मास अपन क्या बोलेगा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, यस और नो। अरे टोटल मास जो आपको दे रखा पूरी स्ट्रक्चर का, उसमें एक यूनिट सेल के मास से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल आएगी नहीं आएगी, आएगी बेटा। क्लियर? या फिर आपको क्या बोलेगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो क्या बोलेगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्या करेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। क्या कहा, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। जितना मास की बजाय वॉल्यूम की टर्म में बात करें, टोटल वॉल्यूम इतना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी बेटा। क्लियर? या फिर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए बोले तो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। तो ये बताओ इससे भी हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, यस और नो। कहने का मतलब क्या है बेटा, या तो दोनों को मास की टर्म में, या दोनों को वॉल्यूम की टर्म में, या दोनों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, टोटल कितना है एक यूनिट सेल में क्या है बेटा, बस दोनों का रेशियो कर दोगे तो यूनिट सेल का नंबर आ जाएगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत है बोलो। चलो बेटा नोट करो फटाफट, ठीक है। ये अपने बात की बेटा, आज के लेक्चर में अपने यूनिट सेल के बारे में डिटेल से स्टडी किए। क्लियर? बच्चों देखो एक एक प्रॉपर्टी मैंने बताई यूनिट सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चैप्टर की बैकबोन है ये अच्छे समझ गए तो बाकी की आगे चीजें क्वेश्चन अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। कौन सी पोजीशन का एटम कितना पार्ट कवर करता है यूनिट सेल में, उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, और वो यानी कॉर्नर वाला टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, टोटल फेस सेंटर कितने, टोटल नंबर किसका कितना। क्लियर? ये सब चीजें बहुत काम आएगी बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों आपके लेक्चर सॉलिड के जो लेक्चर्स है आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूनिट सेल पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स हमें पूछ सकता है एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा। आ गया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर अपन उसके क्वेश्चंस पर ही देंगे, कैसे करना क्या करना, फिर यूनिट सेल के टाइप स्टार्ट कर देंगे, एससीसी बीसीसी एफसीसी जो बार बार अपन नाम बोल रहे थे, 1 बाय 1 कैसे करना क्या करना। ठीक है बच्चों, चलो बेटा बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा। फॉर्म लेके आ गया, फॉर्म लेके आ गया।